गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने सी स्टार्ट किया था, सॉरी सी एस एस स्टार्ट किया था। और सी एस एस में हम लोगों ने सेलेक्टर्स देखा था, सी एस एस के इंट्रोडक्शन देखा था, टाइप्स ऑफ सी एस एस देखा था। तो उसमें किसी को कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। इंटरनल सी एस एस, एक्सटर्नल सी एस एस, इनलाइन सी एस एस कैसे अप्लाई करते हैं, अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। बताइए। नहीं ना? किसी को कोई कन्फ्यूजन, वॉइस प्रॉब्लम है? सही है भाई। हेलो। 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 अभी सही है वॉइस? हाँ। तो मैं बता रहा था कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सी एस एस स्टार्ट किया था। और बेसिक में हम लोगों ने देखा था सी एस एस इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ सी एस एस, सेलेक्टर्स एंड टाइप्स ऑफ सेलेक्टर्स। सेलेक्टर्स में हम लोगों ने आईडी सेलेक्टर एंड टैग सेलेक्टर। टैग सेलेक्टर का मतलब कि एलिमेंट सेलेक्टर, और आईडी सेलेक्टर को हम लोगों ने कवर किया था। सर जी जेएस अच्छे से सिखा दीजिए। हाँ, बिल्कुल जेएस सिखा देंगे। तब तक के लिए मैं, अगर जेएस की क्लासेस देखो, एचटीएमएल की भी मैं बात करूँ, सीएसएस की भी मैं बात करूँ, जो भी लैंग्वेजेस हैं, अगर मैं बात करूँ सीएसएस की, अगर मैं बात करूँ एचटीएमएल की, तो एचटीएमएल जेएस की ये सारे लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत डिटेल में पड़े हुए हैं। ये जो क्लासेस चल रहे हैं बहुत डिटेल में हम इसमें नहीं करा रहे हैं, आपको बहुत डिटेल में चीजें नहीं बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम भी आने वाले हैं। और जो टॉपिक है उसी टॉपिक को मैं कवर कर रहा हूँ। एचटीएमएल में भी मैंने बहुत सारी चीजें स्किप कर दी हैं। तो क्योंकि उतना अभी आपके लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में जो चीजें पूछी जानी है, वही जो सिलेबस में है वही चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ। बात करूँ मैं एचटीएमएल की, तो बहुत डिटेल में अगर पढ़ना है आपको, तो एचटीएमएल के हमारे पिछले साल मैंने लाइव क्लासेस कराए थे, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। है ना? जिस भी स्टूडेंट के एग्जाम नहीं है या डिप्लोमा से नहीं है, जिनको और भी डिटेल में चीजें पढ़नी है, जैसे एचटीएमएल ही पढ़ना है आपको, सीएसएस ही बहुत बहुत सारी प्रॉपर्टी, एडवांस प्रॉपर्टी पढ़नी है। जावा स्क्रिप्ट की मैं बात करूं, तो जावा स्क्रिप्ट भी मैं स्टार्ट करूंगा, देखता हूं कल से ही स्टार्ट करता हूं। तो जावा स्क्रिप्ट में भी जो आपके सिलेबस में है, वही हम कवर करने वाले हैं बहुत डिटेल में। अगर जावा स्क्रिप्ट आपको पढ़ना है, तो पिछले साल मैंने फ्री लाइव क्लासेस 1 मंथ के कराए थे। है ना? फ्री लाइव क्लासेस 1 मंथ के मैंने कराया था, पाइथन का कराया था। है ना? जैसे मैं दिखाऊं, मैं यहाँ पे टेकपाइल एल के ओ मैंने किया .com/टेकपाइल एल के ओ। ठीक है। लिंक शेयर कर दो सभी स्टूडेंट, लिंक अपने कॉलेज के ग्रुप में लिंक शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग ज्वाइन करें इस क्लास को। देखो, तो मैं बताऊं, अगर प्लेलिस्ट पे आप जाओगे, तो मैंने बताया ना कि आपको बहुत डिटेल में एचटीएमएल वगैरह पढ़ना है, तो आप यहाँ पे देखो, कंप्लीट यहाँ पे दिया है, कंप्लीट एचटीएमएल एंड सीएसएस ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स, बिगनर्स टू एडवांस। इस पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे लेक्चर्स यहाँ पे आपको अपलोडेड दिखेंगे। और एक एक लेक्चर मैं बताऊं तो लगभग लगभग एक एक घंटे का है। ठीक है ना? तो देखो, यहाँ से आप 1.5 घंटे का, 2-2 घंटे की क्लासेस हैं, 2-2 घंटे के लेक्चर हैं, 2 घंटे 2.5 घंटे की भी लेक्चर हैं, देखो 2.5 घंटे की भी लेक्चर है। तो यहाँ से भी पढ़ सकते हो आप एच टी एम एल, सी एस एस। ठीक है। अगर मैं बात, 1 मिनट, मैं म्यूट कर दूं। मैं आपको बता रहा था कि आप यहाँ से भी जो भी एच टी एम एल सी एस एस पढ़ना है बहुत डिटेल में, तो आप यहाँ से भी लेक्चर्स हमारे पढ़े हुए हैं, आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है। अगर मैं जावा स्क्रिप्ट की बात करूं, तो जावा स्क्रिप्ट भी मैंने पिछले साल लगभग 30-35 क्लासेस कराए थे। उसके भी बहुत डिटेल में वीडियो यहाँ पे, यानी कि लाइव क्लासेस मैंने, जैसे अभी लाइव पढ़ा रहा हूँ आपको, ऐसे यूट्यूब पे लाइव क्लासेस हमने कराया था। और इसके भी आप देखोगे तो यहाँ पे 34 लेक्चर हैं। तो यहाँ से भी जावा स्क्रिप्ट आप सीख सकते हो।
है ना। जावा स्क्रिप्ट आप यहाँ से बहुत डिटेल में पढ़ना है, लेकिन आपके सिलेबस में इतना नहीं है। जितना सिलेबस में है उस टॉपिक को मैं पहले देखता हूँ, कवर करूंगा। बाकी उसके अलावा भी चीजें मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन जो पहले आपके सिलेबस में है, बीटी यूपी के सिलेबस में, उसको मैं चीजें कवर करने वाला हूँ। तो यहाँ से भी देखोगे तो लगभग 34 लेक्चर जावा स्क्रिप्ट के हैं। आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो, जो स्टूडेंट डिप्लोमा से नहीं है, जिनको जावा स्क्रिप्ट पढ़ना है। तो यहाँ पे भी बहुत डिटेल में हमने एक एक चीज़ों को सिंटैक्स, एग्जाम्पल, डेफिनेशन सब कुछ लिखवाया है, प्रैक्टिकल भी कराया है, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। ठीक है। बूटस्ट्रैप अगर मैं बात करूँ, आपके सिलेबस में बूटस्ट्रैप भी है, तो बूटस्ट्रैप का भी लेक्चर अगर देखोगे, रेस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइन करना है, तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप के भी 10 लेक्चर हैं। तो जिसको बूटस्ट्रैप पढ़ना है, बूटस्ट्रैप भी सिलेबस में है ना। अगर मैं बात करूं बीटी यूपी के सिलेबस में लास्ट वाला चैप्टर या सेकंड लास्ट चैप्टर आपका बूटस्ट्रैप ही है। तो बूटस्ट्रैप भी पढ़ना चाहोगे तो ये बूटस्ट्रैप के 10 लेक्चर हमारे यहाँ पे हैं। बाकी मैं बूटस्ट्रैप भी पढ़ाऊंगा। 2 दिन में आपका 2 से 3 दिन में आपका बूटस्ट्रैप भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो आते हैं हम सिलेबस पे आते हैं, और सिलेबस को देख लेते हैं। सिलेबस में क्या क्या चीजें आपके कवर हो गए हैं। ठीक है। लिंक एक बार क्लास ज्वाइन करने का आप शेयर कर दो ग्रुप में, ताकि आपके सारे फ्रेंड्स क्लास को ज्वाइन करें। और ये IWT का सिलेबस है आपका। इसमें जो भी पॉइंट्स, जो भी टॉपिक छूटे हैं, मैं एक बार बता दूं, दिखा दूं। तो CSS हम लोगों ने स्टार्ट किया था, और CSS में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया था, बेनिफिट्स ऑफ CSS देख लिया था, CSS सिंटैक्स देख लिया था, CSS इम्प्लीमेंटेशन देख लिया था, यानी कि इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल CSS हम लोगों ने देखा था। CSS सेलेक्टर्स देखा था, और सेलेक्टर्स क्या होते हैं ये लिखवाया भी था। और उसमें आपने ID सेलेक्टर और एलिमेंट सेलेक्टर, जो कि इसमें नहीं है, एलिमेंट सेलेक्टर आपने देखा था। ठीक है। CSS प्रॉपर्टीज देखा था। प्रॉपर्टीज में बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज भी अभी लगाना देखेंगे हम लोग। बॉर्डर स्टाइल, हाइट, विड्थ आपने देखा था। कलर भी देखा था। टेक्स्ट अलाइन भी देखा था। फॉन्ट, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, ये क्या है ये मैं अभी बताऊंगा। बॉक्स मॉडल, मार्जिन पैडिंग बताऊंगा। ठीक है। तो इसको हम लोग, इसमें अब आते हैं, टॉपिक को देखते हैं। इसके बाद जावा स्क्रिप्ट भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इससे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको CSS बताया था, क्यों CSS यूज करते हो, इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन वगैरह बताया था। अब आते हैं, प्रियोरिटी ऑफ CSS देखना है, प्रेसिडेंस ऑफ CSS देखना है, कि कौन सी, अगर एक ही टैग पे हम सारे टाइप के CSS अगर अप्लाई करते हैं, तो कौन पहले अप्लाई होगा। ठीक है ना। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका आज फर्स्ट लेक्चर है। ओ सॉरी, रिकॉर्डिंग नहीं लगाया क्या? लगाया ना, हाँ ठीक है। बताओ, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका आज फर्स्ट लेक्चर है? मैं देखूं। हम्म। चलो ठीक है। तो आते हैं। हाँ बताओ। ठीक ठीक ठीक। हो गया ना। तो चलो आते हैं स्क्रीन पे। हाँ बंद कर, क्लोज कर। लिंक शेयर कर दिया सबने। चलो, तो आते हैं पेज पे अपने। तो लास्ट लेक्चर में CSS आपने देखा था, एक्सटर्नल CSS, इंटरनल CSS और इनलाइन CSS, और टैग सेलेक्टर देखा था, ID सेलेक्टर देखा था। क्लास सेलेक्टर भी हम लोग कवर करेंगे। और देखता हूं मैं, तो आपको इसका PDF नोट भी मैं प्रोवाइड करूंगा ग्रुप में। क्लासेस से पहले प्रॉपर मैं PDF नोट्स एक प्रोवाइड कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। अभी प्रोवाइड करूंगा उसको, मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। और आपको ग्रुप में सेंड करूंगा प्रॉपर नोट्स आपको। उसको भी रीड करके आप कैसे लिखना है आप लिख सकते हो। ठीक है। डेफिनेशन, सिंटैक्स, एग्जांपल वगैरह अभी हम लोग प्रैक्टिकल देख रहे हैं, बाकी नोट्स भी आपको प्रोवाइड मैं कर दूंगा। ओके। सही रहेगा ना आप लोगों के लिए। चलो।
गुरुदेव प्रणाम फ्रॉम जीपी और आई। उज्जवल। हाँ, प्रणाम भाई, खुश रहो। चलो आते हैं। तो हमने क्या करना, अब देखो प्रियोरिटी ऑफ सीएसएस देखना है, हमें क्या करना है कि प्रियोरिटी देखना है। हाँ, क्या हुआ? 1 मिनट रुक जाओ, ड्रॉ ना करो। एच टी एम एल, हेड सेक्शन, बॉडी सेक्शन, बॉडी की क्लोजिंग। ठीक है, सेव कर लेते हैं। हमने कर लिया demo25.html, demo25.html। और यहाँ पे आते हैं, हमने एक h1 टैग बनाया सिंपली। मैंने h1 टैग बनाया, और h1 टैग बनाने के बाद मैंने सिंपल लिख दिया वेलकम टू टेकपाइल। अब देखो करना क्या है, वेलकम टू टेकपाइल हमने लिखा है। अब इस h1 टैग के लिए मुझे CSS लगाना है। और CSS कितने तरीके से अप्लाई कर सकते हैं बताओ? चैनल पे वीडियो मिल जाएगी रिवीजन के लिए, हाँ बिल्कुल मिल जाएगी, अपलोड है। चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, आप देख सकते हो। जितने भी लेक्चर मैंने HTML के कराए हैं वो अपलोडेड हैं। तो टाइप्स ऑफ CSS, कितने टाइप के होते हैं CSS? 3 टाइप के। अब हमें देखना है यहाँ पे प्रियोरिटी ऑफ CSS। चलो हमने लिख दिया प्रियोरिटी ऑफ CSS या प्रेसिडेंस ऑफ CSS। हमने कर लिया ऑफ CSS, प्रियोरिटी ऑफ CSS या प्रेसिडेंस ऑफ CSS। इसमें हमें ये कवर करना है। देखो करना क्या है कि चलो यही हमारा हेडिंग है, इसे इसी पे CSS अप्लाई करना है। और हमें अभी के लिए इंटरनल CSS अप्लाई करना है। इंटरनल CSS अप्लाई करना है तो क्या करोगे, स्टाइल टैग लगाना पड़ेगा, मैंने बताया था। स्टाइल टैग लगाया, और यहाँ पे CSS में हमें कमेंट के लिए क्या यूज करते हो, स्लैश एस्टिक एस्टिक स्लैश, स्लैश एस्टिक एस्टिक स्लैश। तो मैंने ये क्या यूज करने जा रहे हैं, इंटरनल CSS यूज करने जा रहे हैं, इंटरनल CSS, इंटरनल CSS। और हमने क्या करना है, टैग सेलेक्टर यूज करना है। सेलेक्टर कौन सा, ये जरूरी नहीं है, मैंने लिख दिया टैग सेलेक्टर। इसमें टैग सेलेक्टर यूज कर रहा है। चलो ये कमेंट लाइन है। मैंने क्या करना है, देखो अब प्रियोरिटी का मतलब ये है कि इसी H1 टैग के लिए हम इनलाइन CSS भी देंगे, इंटरनल CSS भी देंगे, और एक्सटर्नल CSS भी देंगे, है ना। देखते हैं। तो हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे लगा दिया, हमने H1 लिखा, हमने H1 लिखा, और इस पे CSS अप्लाई करना है। मुझे कलर चेंज करना है, तो कलर, कलर मैंने कर दिया रेड। हमें क्या करना है, बॉर्डर चेंज करना है, तो मैंने लिख दिया, सॉरी बॉर्डर अभी बताएंगे। हमने क्या कर दिया, कलर के बाद हमने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो बैकग्राउंड कर लिया नेवी। ठीक है, कलर रेड या नेवी, और यहाँ पे कलर कर लिया येलो। चलो अभी के लिए हमें प्रियोरिटी देखना है, ये हमारा कौन सा CSS है, इंटरनल CSS है। इंटरनल CSS दिया तो ये तो हमारा अप्लाई हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब मुझे क्या करना है कि इसी टैग के लिए, आपने एक ही H1 टैग के लिए इंटरनल CSS दिया है ना, अब इसी H1 टैग के लिए मुझे एक्सटर्नल CSS देना है, या इनलाइन CSS देना है। इनलाइन CSS देना है तो बताओ क्या करना पड़ेगा, सभी लोग को रिप्लाई रिप्लाई करना है। सर वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस नहीं आ रही है क्या? मोहित, मोहित का कहना है कि वॉइस नहीं आ रही। बताओ आ रही है ना? तो मुझे बता दो कि यहाँ पे हमने H1 के लिए इंटरनल CSS दिया है, अब हमें क्या करना है, इनलाइन CSS देना है। तो इनलाइन CSS के लिए मैंने क्या बताया था कि एक स्टाइल एट्रीब्यूट है। यहाँ पे स्टाइल एक टैग है, यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे स्टाइल एक टैग है, लेकिन हमें क्या करना है, स्टाइल एज अ एट्रीब्यूट यूज करना है। स्टाइल जो कि ग्लोबल एट्रीब्यूट है, जो कि हर टैग के अंदर अवेलेबल होता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टाइल और इक्वल, अब प्रॉपर्टी एंड वैल्यू अलग से मुझे सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। मुझे अलग से सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली प्रॉपर्टी वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यू यूज कर सकते हैं।
तो मुझे क्या करना है, अब चलो मैंने यहाँ पे दिया है बैकग्राउंड कलर नेवी और कलर येलो दिया है, बैकग्राउंड नेवी दिया है। अब उसी टैग के लिए, उसी H1 के लिए मैंने इंटरनल सीएसएस भी दिया है, उसी के लिए, उसी टैग के लिए मैं इनलाइन सीएसएस भी दे रहा हूं। चलो देखो, मैंने ध्यान देना, ऊपर मैंने बैकग्राउंड क्या दिया है, बैकग्राउंड या बैकग्राउंड कलर, बात एक ही है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर CSS2 की प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी CSS3 की प्रॉपर्टी है, यानी कि दोनों का काम बैकग्राउंड कलर चेंज करना ही है ना। तो हमने कर लिया बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड, कोई दिक्कत नहीं। और बैकग्राउंड यहां से मैंने कर दिया ऑरेंज, ऑरेंज कर दिया, और टेक्स्ट का कलर, चलो अच्छा, चलो मैंने बैकग्राउंड कलर केवल चेंज किया, ठीक है ना। तो देखो ये बताओ मुझे कि यहाँ पे H1 के लिए मैंने इनलाइन सीएसएस भी दिया है, H1 के लिए इनलाइन सीएसएस भी दिया है, और उसी H1 के लिए इंटरनल सीएसएस भी दिया है। तो कलर कौन सा आएगा, बैकग्राउंड की मैं बात करूं तो बैकग्राउंड कलर कौन सा आएगा, ऑरेंज आएगा, ऑरेंज आएगा या नेवी आएगा, बताइए। वॉइस कट रही है क्या, ऑरेंज आएगा या नेवी। तो देखो इनलाइन की प्रायोरिटी सबसे हाई होती है, सबसे सबसे हाई प्रायोरिटी वाला सीएसएस कौन सा होता है, तो इनलाइन सीएसएस होता है, ठीक है ना। इनलाइन में आपने, हाँ हाँ वाइस ठीक है। तो क्या करना है, ऑरेंज, देखो बैकग्राउंड हमने दिया है, बैकग्राउंड यहाँ पे भी दिया है इनलाइन में भी, और बैकग्राउंड इंटरनल में भी दिया है। तो इनलाइन की प्रायोरिटी सबसे हाई है, इसके कंपैरिजन में, कंपेयर टू इंटरनल सीएसएस इसकी प्रायोरिटी हाई है, इसलिए बैकग्राउंड कौन सा आएगा, नेवी की ऑरेंज, तो ऑरेंज आएगा। लेकिन टेक्स्ट का कलर कौन सा आएगा, देखो ऑरेंज आया, नेवी नहीं आया। अगर यहाँ पे डिफाइन नहीं किए होते, इसी H1 के लिए इंटरनल सीएसएस भी दिया है और इसी H1 के लिए इंटरनल सीएसएस भी दिया है, लेकिन देखो अब क्या आएगा, अब तो नेवी आएगा भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप उसी टैग के लिए इनलाइन सीएसएस दे दोगे, उसी टैग के लिए इनलाइन सीएसएस दे दोगे। हमने कर लिया ऑरेंज, ऑरेंज ही कर लिया, तो ऑरेंज आएगा। लेकिन टेक्स्ट का कलर कैसा आएगा, टेक्स्ट का कलर कैसा आएगा, टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट का कलर तो देखो येलो ही आ रहा है ना। हम येलो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे आपने क्या दिया है, यहाँ पे दिया, यहाँ नहीं दिया। अगर मैंने कलर को यहाँ पे कर लिया ग्रीन, अब बताओ कौन सा कलर आएगा, कलर कौन सा आएगा, ग्रीन, क्योंकि यहाँ पे भी दिया है और यहाँ पे भी दिया है। इसकी प्रियोरिटी, इंटरनल की इनलाइन की प्रियोरिटी कंपेयर टू क्या होता है, इसके हाई होता है। हाई प्रियोरिटी वाला सबसे कौन सा है, हाई प्रायोरिटी वाला सीएसएस सबसे कौन सा है, इनलाइन, उसके बाद इंटरनल, उसके बाद एक्सटर्नल। और देखो मैंने रन कराया, ठीक है, तो अब आया ग्रीन। क्यों आ रहा है, क्योंकि इनलाइन आपने डिफाइन कर दिया है, तो ये इसको ओवरराइड कर देगा, ये इसको ओवरराइड करके ये वाला जो लास्ट वाला यहाँ पे लिखा है वही अप्लाई होगा, ठीक है। सेम मैं बात करूं, मैंने क्या करना कि चलो और भी प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं। हमें क्या करना है, कलर चेंज करना है, कलर तो चेंज कर लिया, बॉर्डर लगाना है। तो बॉर्डर डिफाइन करने के लिए चलो अलग से लिख लो, हमें बॉर्डर डिफाइन करना है तो बहुत सारी तरीके होते हैं। एक शॉर्ट हैंड भी है, जैसे मैंने कर लिया शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, जैसे बॉर्डर, बॉर्डर में हम डिफाइन करते हैं, जैसे केवल बॉर्डर प्रॉपर्टी यूज करते हो तो बॉर्डर में हम डिफाइन करते हैं पहले बॉर्डर का थिकनेस, बॉर्डर का थिकनेस डिफाइन करते हैं, फिर बॉर्डर का स्टाइल डिफाइन करते हैं, फिर बॉर्डर का कलर डिफाइन करते हैं। जब भी बॉर्डर डिफाइन करते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, तो बॉर्डर का थिकनेस, बॉर्डर का स्टाइल, बॉर्डर का कलर ऐसे डिफाइन कर सकते हो। तो थिकनेस कितना, तो थिकनेस का मतलब कि कितनी मोटाई का आपको बॉर्डर देना है। हमने मान लो देना है कि और स्टाइल कितने टाइप के होते हैं, तो बहुत सारे टाइप के स्टाइल होते हैं। स्टाइल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो एक हो सकती है सॉलिड, एक हो सकती है सॉलिड, एक हो सकता है डॉटेड, एक हो सकता है डैश्ड, एक हो सकता है ग्रूव, ऐसे बहुत सारे वैल्यू होते हैं। ग्रूव, ठीक है, डबल, ठीक है, ऐसे आप बहुत सारे वैल्यू यूज कर सकते हो। कलर, किस कलर का बॉर्डर देना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या तो इसके अलग अलग तरीके हैं। एक होता है बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर का विड्थ कितना होगा, अलग अलग भी डिफाइन कर सकते हो, बॉर्डर का विड्थ पिक्सल में दे सकते हो।
फिर एक होता है बॉर्डर हाइफन स्टाइल, कि बॉर्डर का स्टाइल होगा क्या, क्या स्टाइल होगा, सॉलिड टाइप का होगा कि डॉटेड टाइप का होगा कि डैश टाइप का होगा कि ग्रुप टाइप का होगा कि डबल टाइप का होगा। एक होगा बॉर्डर हाइफन कलर, बॉर्डर का कलर क्या होगा। ठीक है, तो तीनों को आप अलग अलग डिफाइन करो, या तो एक ही साथ आप डिफाइन कर सकते हो। पहले थिकनेस डिफाइन करोगे, यानी कि बॉर्डर का विड्थ, थिकनेस बोल सकते हो या तो विड्थ बोल सकते हो। समझ पा रहे हो? तो बॉर्डर वेट, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर। केवल बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज करते हो तो वेट, स्टाइल, कलर, या अलग अलग डिफाइन करना है तो ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं आप। स्टाइल में आपका क्या हो जाएगा, सॉलिड, डॉटेड, डैश्ड, ग्रूव एंड डबल। तो चलो आते हैं, हम एक पे बॉर्डर लगाते हैं। मैंने इसको यहां से नोट टू डॉट टीएक्सटी, ठीक है। चलो बॉर्डर लगाते हैं, हमने बॉर्डर अप्लाई किया, और यहाँ पे हमने बॉर्डर अप्लाई करना है तो मैंने कर लिया बॉर्डर। और बॉर्डर का विड्थ कितना होगा, उसका थिकनेस कितना होगा जो बॉर्डर आप दिखाना चाहते हो, तो मैंने कर दिया 10 पिक्सल। स्टाइल क्या होगा, तो मैंने कर दिया स्टाइल सॉलिड टाइप का। स्टाइल आप बहुत सारे वैल्यू लिखाए हैं, उसको अलग अलग चेंज करके कर सकते हो। और बॉर्डर का मुझे कलर क्या देना है, यही तो बताया था। तो देखो, बॉर्डर का विड्थ, कितने विड्थ का बॉर्डर देना है, उसका स्टाइल क्या होगा, स्टाइल में पांच पांच वैल्यू मैंने लिखवाई है, और उसका कलर क्या होगा। ये आपने देखा, रन कराया, और देखो ये आया। ये है किस टाइप का हमारा बॉर्डर का टाइप क्या है, सॉलिड। ऐसे अलग अलग वैल्यू दे सकते हो, हमने वैल्यू अलग से लिखवाए हैं यहाँ पे, आप ये सारे वैल्यू इसके यूज कर सकते हो। थिकनेस बढ़ाओगे तो उसकी बॉर्डर की मोटाई बढ़ेगी, जैसे मैंने कर दिया 20 पिक्सल, तो ये 20 पिक्सल थिकनेस का बॉर्डर आएगा। सॉलिड के जगह पे हमने कर दिया डबल, डबल टाइप का बॉर्डर आएगा, देखना डबल। और ये लो कलर चेंज करना है तो कलर भी चेंज कर सकते हो, मैंने जैसे कर दिया ग्रीन, तो ग्रीन कलर का बॉर्डर आएगा। ठीक है, रन कराया, अब देखो ये डबल टाइप का बॉर्डर आने लगा। हमें डबल टाइप का नहीं चाहिए, हमने 5 वैल्यू लिखवाए हैं टोटल। सॉलिड डबल डॉटेड टाइप का लेना है, यूज करना है, तो मैंने कर लिया डॉटेड। और देखो अब डॉटेड टाइप का बॉर्डर आने लगा। हमने कर दिया डैश्ड, हमने कर दिया डैश्ड टाइप का, तो हमने कर दिया डैश्ड। अब डैश्ड कर दिया तो देखो डैश टाइप का बॉर्डर आने लगा। ठीक है, हमने कर दिया ग्रूव, तो ग्रूव टाइप का बॉर्डर आएगा। हमने कर दिया ग्रूव, तो ये ग्रूव टाइप का बॉर्डर आएगा। ऐसे अलग अलग इसके वैल्यू, ये तो देखा आपने। लेकिन चलो मैंने सिंपली अभी सॉलिड टाइप का ही बॉर्डर ग्रीन कलर का लगाया। हमने कर लिया ग्रीन कलर का सॉलिड बॉर्डर। अच्छा, ध्यान से समझना, बताना कि हमने बॉर्डर यहाँ पे दिया है 20 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। इंटरनल में हमने 20 पिक्सल सॉलिड ग्रीन कलर का बॉर्डर दिया है, और यहाँ पे भी बॉर्डर मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। हमने लिख दिया बॉर्डर, बॉर्डर हमने लिख दिया बॉर्डर, ठीक है, 20 पिक्सल सॉलिड एक्वा। बताओ एक्वा, या हमने कर लिया रेड। ये बताओ कि रेड कलर का बॉर्डर आएगा या ग्रीन कलर का। बॉर्डर, बॉर्डर जो हमारा है रेड कलर का आएगा कि ग्रीन कलर का। अगर इंटरनल इनलाइन आपने डिफाइन नहीं किया है तो इंटरनल वाला, अगर इंटरनल भी डिफाइन नहीं किया तो एक्सटर्नल वाला। ओके ना, तो कौन सा आएगा, हाँ रेड आएगा, क्योंकि इन लाइन की प्रायोरिटी सबसे हाई है। रन कराया, देखो तो सबसे हाई प्रायोरिटी किसकी होती है। अगर मैं प्रायोरिटी की बात करूं तो सबसे हाई प्रायोरिटी किसकी, इन लाइन की। सबसे हाई प्रायोरिटी किसकी, इन लाइन की, इन लाइन सीएसएस। उसके बाद, उसके बाद कौन सा होता है, इंटरनल सीएसएस होता है, इंटरनल सीएसएस होता है, इंटरनल सीएसएस। उसके बाद एक्सटर्नल सीएसएस। लेकिन देखो इसको चेंज करना है मुझे, एक्सटर्नल सीएसएस। ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। कमेंट में डालना है एचटीएमएल के, कमेंट में डालना है, एचटीएमएल में कमेंट करने के लिए बताया था। ठीक है, और यहाँ पे क्या यूज कर लो, हाइफन हाइफन एंगुलर ब्रैकेट। तो एचटीएमएल में कमेंट करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, सीएसएस में कमेंट करने के लिए कुछ ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो रन कराते हैं।
और रन कराने के लिए देखो, तो ऐसा ये रेड कलर का आया। अब सेम मैं बात करूं कि मुझे एक्सटर्नल सीएसएस भी देना है। हमने इसी H1 टैग के लिए एक्सटर्नल सीएसएस भी देना है। एक्सटर्नल सीएसएस के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल सीएसएस देने के लिए नए पेज पे आते हैं। हमें क्या करना है? सेलेक्टर कौन सा है? टैग सेलेक्टर। टैग सेलेक्टर है तो हमने H1 लिख दिया, और यहाँ पे मैं कलर दे रहा हूँ एक्वा कलर। हमने टेक्स्ट का कलर कर दिया नेवी कलर। चलो नेवी कलर कर लिया, केवल कलर मैं चेंज कर रहा हूँ। हम केवल और केवल कलर चेंज कर रहे हैं, इसको सेव कर ले रहे हैं। इनलाइन एक्सटर्नल सीएसएस आपको देना पता है कैसे देते हैं। तो मैंने ये पेज बनाया और सेव कर लिया। कहाँ पे सेव कर रहे हैं? डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं। डेस्कटॉप पे हमने IWT फोल्डर के अंदर यहाँ पे कर लिया, IWT फोल्डर के अंदर। और यहाँ पे हमने कर लिया जावा स्क्रिप्ट HTML के अंदर। मैंने ऐसे माई CSS नाम से सेव कर लिया, माई CSS। और इसका एक्सटेंशन क्या होगा? .css। पता है ना, हम सेम लोकेशन पे रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या करना पड़ेगा? हम इस वाले CSS को रन कराएंगे क्या? इस वाले CSS को रन करा लें, काम हो जाएगा हमारा? बताइए, इस वाले हम CSS को रन करा ले, काम हो जाएगा क्या? बताइए भाई। तो नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा? हमें HTML वाले पेज में लिंक करना पड़ेगा। बोलो। तो हमें HTML वाले पेज में लिंक करने के लिए क्या करोगे? आप यहाँ पे आओगे और लिंक टैग का यूज करोगे। लिंक टैग क्या स्टाइल टैग के अंदर होगा क्या? जो लिंक टैग है क्या स्टाइल टैग के अंदर यूज करोगे क्या? छूट गया क्लास? क्लास छूट गया तो वो लॉक कर दो, या लॉग इधर से बच्चे उधर से जाए। ठीक है। तो क्या करना हमने यहाँ पे? लिंक टैग यूज करना। और लिंक जो टैग होगा हेड के अंदर होगा, ना कि स्टाइल के अंदर। हमने लिंक और href कर लिया। और href करने के बाद हमने नाम क्या दिया था? माई css.css। हमने नाम दिया था माई css.css। क्या अब हमारा CSS लिंक हो जाएगा क्या? नहीं होगा। ठीक है। नहीं लिंक होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? रिलेशन डिफाइन करना पड़ेगा। रिलेशन स्टाइल क्या है? स्टाइल सीट है, तो स्टाइल सीट कर लिया। ठीक है, स्टाइल सीट। अब ये मुझे बता दो आप कि मैंने इसी टैग के लिए कलर कलर की मैं बात करता हूँ, सारे CSS आप भूल जाओ। मैं कलर यहाँ पे देखना कि मैंने यहाँ पे एक ही H1 टैग के लिए मैंने कलर यहाँ पे ग्रीन दिया है, यहाँ पे कलर ग्रीन दिया है, यहाँ पे कलर मैंने येलो दिया है, और यहाँ पे कलर दिया है नेवी। बताओ। हमने इन लाइन में कलर टेक्स्ट के कलर की मैं बात कर रहा हूं, तो कलर यहाँ पे ग्रीन दिया है, यहाँ इंटरनल में दिया है कलर येलो, और यहाँ दिया है नेवी। कौन सा कलर आएगा आप मुझे बता दो? एक्सटर्नल वाला अप्लाई होगा, या इंटरनल वाला अप्लाई होगा, या इनलाइन वाला अप्लाई होगा? इनलाइन वाला अप्लाई होगा। सबने सही बताया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो सबने सही बताया कि ये वाला अप्लाई होगा भाई साहब, ये वाला अप्लाई होगा, है ना? ये वाला अप्लाई होगा, ग्रीन वाला, क्योंकि ग्रीन के प्रियोरिटी यानी कि इन लाइन के प्रियोरिटी सबसे हाई है। तो ये वाला अप्लाई होगा। ठीक है। अगर यहां से हटा देते हो आप, मैंने हटा दिया यहाँ से, कलर हटा दिया, अब बताओ कौन सा अप्लाई होगा? हमारा बैकग्राउंड तो यही अप्लाई होगा, बॉर्डर तो यही अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पे कलर नहीं दिया गया है, तो अब कौन सा कलर आएगा? बताओ। कलर कौन सा आएगा? येलो की नेवी? येलो आएगा। मैंने देखो रन कराया, येलो कलर आया। मान लो कलर यहाँ पे भी डिफाइन अगर नहीं है, तो एक्सटर्नल वाला अप्लाई होगा, तो एक्सटर्नल वाला अप्लाई होगा। देखो, तो एक्सटर्नल वाला अप्लाई होगा। अब नेवी कलर आ गया। जब भी रन कराते हैं HTML पेज को रन कराते हैं, मैंने ये भी बताइए, CSS पेज को रन नहीं कराना। ठीक है। तो ये था। अब बॉर्डर देने के लिए क्या लिखोगे? बॉर्डर प्रॉपर्टी, उसका वेट या उसका, फिर उसके बाद स्टाइल, फिर उसके बाद कलर। उसको अलग अलग भी यूज कर सकते हो आपने। यहाँ पे मैंने बताया कि बॉर्डर, तो बॉर्डर का वेट दे दिया, मान लो 20 पिक्सल का देना है तो 20 पिक्सल। हमने बॉर्डर का वेट 20 पिक्सल देना है तो 20 पिक्सल। स्टाइल इसमें से कोई भी यूज कर सकते हो, सॉलिड टाइप, डॉटेड टाइप, डैश टाइप, ग्रुप टाइप एंड डबल टाइप। तो हमें सॉलिड टाइप का देना है तो सॉलिड कर लिया। तो ये अलग अलग भी यूज कर सकते हो, या तो शॉर्ट हैंड में एक ही साथ यूज करना चाहते हो तो आप वैसे कर सकते हो। मैंने बैकग्राउंड रेड कर दिया, तो ऐसे एक साथ यूज कर सकते हो केवल बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज करके, या तो आप अलग अलग यूज कर सकते हो। यही काम हम अलग अलग ना डिफाइन करके क्या कर सकते हैं कि बॉर्डर
और हमने 20 पिक्सल का देना था, तो 20 पिक्सल स्पेस हमें सॉलिड टाइप का देना था, सॉलिड और रेड कलर। तो ऐसे एक बार में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा बॉर्डर प्रॉपर्टी है। चलो आते हैं, अब देखो हमारा हमें करना क्या है। आपने प्रियोरिटी आप बता दो कि सबसे हाई प्रियोरिटी किसकी होती है। सबसे हाई प्रियोरिटी किसकी होती है, इन लाइन की, देन इंटरनल की, देन एक्सटर्नल की। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा सीएसएस एक्सटर्नल वाला अप्लाई हो। बोलो, इनलाइन की प्रियोरिटी सबसे हाई, उसके बाद इंटरनल की, उसके बाद एक्सटर्नल। लेकिन हमें ये बताओ कि हम चाहते हैं कि हमारा यहाँ पे इनलाइन सीएसएस भी दिया है। ध्यान देना, हमने यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे भी सीएसएस डिफाइन करा है। बैकग्राउंड हमने कर लिया है ऑरेंज, और यहाँ पे बैकग्राउंड कर लिया है नेवी, और चलो एक्सटर्नल में भी बैकग्राउंड दे दिया हमने। यहाँ पे बैकग्राउंड सीएसएस यहाँ पे भी दे दिया हमने, बैकग्राउंड यहाँ पे भी दे दिया। बैकग्राउंड कर लिया एक्वा कलर, एक्वा कलर हमने बैकग्राउंड एक्वा दे दिया। बताओ अब कलर कौन सा आएगा। हमने एक्सटर्नल में दे दिया एक्वा कलर, और इंटरनल में दिया है नेवी कलर, और इन लाइन में दिया है ऑरेंज कलर। बैकग्राउंड कलर कौन सा आएगा ये तो पता है ना, लेकिन मुझे ये नहीं करना, हमें एक्सटर्नल वाला अप्लाई करना है। बताओ, सभी लोग रिप्लाई करो, कौन सा कलर आएगा। बैकग्राउंड यहाँ इन लाइन में दिया है ऑरेंज, यहाँ पे क्या दिया है नेवी, और यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है एक्वा। कौन सा बैकग्राउंड आएगा, रिप्लाई तो कर दो। ऑरेंज आएगा ना, ऑरेंज आएगा, पता है आपको कि ऑरेंज आएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा इसका जो है इनलाइन का प्रियोरिटी सबसे हाई, इंटरनल की उसके बाद, और एक्सटर्नल की उसके बाद। लेकिन हम चाहते हैं कि एक्सटर्नल वाला अप्लाई, रिक्वायरमेंट हमारा ये है। हम चाहते हैं कि हमारा सीएसएस वही वाला अप्लाई हो, इस वाले सीएसएस को हम इनलाइन और एक्सटर्नल से, इनलाइन और इंटरनल से ओवरराइड ना कर। चाहे आप इनलाइन डिफाइन कर दीजिए, चाहे इंटरनल डिफाइन कर दीजिए, हमारा उससे मतलब नहीं, हमारा सीएसएस यही वाला अप्लाई होना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, सिंपली आप यहाँ पे इसको इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दीजिए इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या यूज करोगे, इंपॉर्टेंट। तो अब देखो क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये कलर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ये कलर के सामने आपने इंपॉर्टेंट यूज कर लिया। तो इस कलर को अब ओवरराइड नहीं किया जा सकता, किसके थ्रू, इंटरनल के थ्रू और इनलाइन के थ्रू। इनलाइन और इंटरनल के थ्रू इसको ओवरराइड नहीं किया जा सकता है। समझ आया। अब देखो कलर कौन सा आएगा, बताओ कौन सा कलर आएगा, एक्वा कलर। देखो मैंने रन कराया, तो अब इसको रन नहीं कराएंगे, हम रन कराएंगे इसको। देखो एक्वा आया ना। चलो ये मुझे बताओ कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा दिया है, और यहाँ पे देखो बैकग्राउंड नेवी दिया है, बैकग्राउंड नेवी दिया है, और यहाँ पे बैकग्राउंड ऑरेंज दिया है। लेकिन अप्लाई कौन सा हो रहा है, क्यों अप्लाई कौन सा हो रहा है, नेवी एक्वा वाला, एक्सटर्नल वाला। अब ये मुझे बताओ, बताना समझना, एक्वा हमने यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट लगा दिया, हमने यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट लगा दिया, हमने यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट यूज कर लिया। अब बताओ कलर कौन सा आएगा। अब ये देखेगा प्रियोरिटी, अगर अगर दोनों जगह इम्प्लॉय आपने इंपॉर्टेंट लगाया है, तो एक्सटर्नल और इंटरनल में प्रियोरिटी हाई किसकी होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल में प्रियोरिटी हाई हाई किसकी होती है, इंटरनल की। तो अब कलर कौन सा आएगा, नेवी कलर आएगा। देखो नेवी कलर, और टेक्स्ट का कलर भी नेवी है, इसलिए ये दिख नहीं रहा है। हमने नेवी के जगह पे यहाँ पे कर दिया येलो, हमने कर दिया मैरून कलर, तो मैरून कलर आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट लगा दिया। अब मैंने यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट लगा दिया। तो अब देखो इन लाइन में आपने ऑरेंज दिया है, लेकिन ऑरेंज वाला अप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ वाला अप्लाई हो रहा है। अगर ऑरेंज में यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट लगा दोगे तो फिर बात वही हो जाएगी। हम चाहते हैं कि यहाँ पे कलर हमने कर लिया, कलर, कलर हमने कर लिया येलो, येलो कलर किया है। बताओ सीएसएस कौन सा अप्लाई होगा, कलर, कलर की मैं बात करूं, टेक्स्ट टेक्स्ट के कलर की मैं बात करूं,
तो कौन सा कलर आएगा? कलर यहाँ डिफाइन किया है क्या? टेक्स्ट का कलर यहाँ डिफाइन किया है क्या? नहीं किया है। क्या ऊपर डिफाइन किया है? हाँ किया है, कलर येलो। और यहाँ क्या हमने यहाँ पे डिफाइन किया है? कलर नेवी। तो कलर येलो आएगा कि नेवी? एक बार पहले ये बता दो मुझे, कलर येलो आएगा या कलर नेवी आएगा? बताइए भाई, कलर येलो आएगा या नेवी? हाँ येलो आएगा, क्योंकि इसकी प्रियोरिटी हाई है। अगर मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट यूज कर लिया तो क्या होगा? अब इसको क्या ओवरराइड नहीं किया जा सकता। तो अब कौन सा आएगा? ये आएगा नेवी, ना कि आपका ये कलर आएगा। ठीक है, येलो नहीं आएगा, अब क्या आएगा? नेवी। रन कराया और देखो नेवी कलर आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट यूज कर लोगे तो फिर से वही प्रियोरिटी वाइज काम करेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट यूज कर लिया। अब देखो यहाँ पे येलो आया। तो ये है आपका प्रियोरिटी, यानी कि प्रेसिडेंस ऑफ सीएसएस की। कौन से सीएसएस की क्या प्रियोरिटी होती है? सबसे हाई प्रियोरिटी किसकी होती है? इनलाइन की। उसके बाद कौन सी होती है? इंटरनल की। उसके बाद एक्सटर्नल सीएसएस की प्रियोरिटी होती है। ओके ना? चलो हम आते हैं नए पेज पे। हम आते हैं नए पेज पे, ये आपने देखा। अब आते हैं कुछ और प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। चलो बॉर्डर आपने देखा, समझ आया। इसी में हमें बॉर्डर रेडियस यूज करना है। हम चाहते हैं बॉर्डर रेडियस यूज करना है। ये देखो मैंने बताया ना कि बहुत डिटेल में आपको एचटीएमएल, ये समझ लो कि मैंने आपको पूरे एचटीएमएल जो भी हम पढ़ाते हैं यहाँ पे ऑफलाइन ट्रेनिंग में, उसका अभी 2% भी नहीं बताया। बहुत डिटेल में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें हम जो पढ़ा रहे हैं आपको एचटीएमएल, ये केवल 2%। इसमें आपका सिलेबस वाइज कवर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही कम है। आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है। सीएसएस में भी कुछ सेलेक्टर्स हैं, कुछ चीजें हैं जो कि हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, बाकी और बहुत डिटेल में पढ़ना है तो आपको पता है कि वहाँ पे भी हमें हमारा वीडियो, कुछ वीडियो यूट्यूब पे भी है। वहाँ पे बहुत सारी सीएसएस के प्रॉपर्टीज, वैल्यू, बहुत सारे टैग्स हमने बताए हैं। CSS3 की भी बहुत सारी प्रॉपर्टी बताई है। HTML5 के भी बहुत सारे टैग्स को हमने कवर किया है। अभी देखो मुझे क्या करना, हमें क्या करना कि अभी के लिए जैसे इसके कॉर्नर्स को राउंड करना है। हम चाहते हैं इसके कॉर्नर्स को राउंड करना, जैसे इसको ऐसे कर्व करना चाहते हैं। हम इसके कॉर्नर्स को राउंड करना चाहते हैं, इसके कॉर्नर्स को राउंड करना चाहते हैं, है ना? इसके कॉर्नर्स को राउंड करना चाहते हैं। तो ठीक है, तो क्या करना, यहाँ पे उसके कॉर्नर्स को राउंड करना है। जैसे यहाँ पे देख लो आप, जैसे HT मैंने कर लिया। ठीक, जैसे ये देखो टेक्स्ट बॉक्स बना है, ये टेक्स्ट बॉक्स बना है, और इसमें आपने भी टेक्स्ट बॉक्स बनाया था, ऐसे फॉर्म भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके कॉर्नर्स को हमें राउंडेड दिखाना है, तो उसके लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, बॉर्डर हाइफन रेडियस। बॉर्डर हाइफन रेडियस प्रॉपर्टी यूज करते हैं, बॉर्डर रेडियस। और बॉर्डर रेडियस में आप वैल्यू पास कर सकते हो। जैसे H1 का बॉर्डर रेडियस लगाना है, हमने दे दिया 10 पिक्सल। कितना राउंडेड करना है आपको? मैंने कर दिया 10 पिक्सल राउंडेड करना है, तो 10 पिक्सल राउंडेड कर दिया। देखो ये थोड़ा सा कॉर्नर इसका राउंडेड हो गया। मैंने थिकनेस कम करना है, तो थिकनेस मैंने कर दिया 10 पिक्सल। 10 पिक्सल थिकनेस कर दिया। क्या ये बताओ कि थिकनेस कम होगा कि नहीं होगा? थिकनेस हमने यहाँ दिया 10 पिक्सल, यहाँ दिया 20 पिक्सल, कैसे कम होगा? होगा क्या? क्योंकि इनलाइन की प्रियोरिटी हाई है। तो मैंने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे या तो हटा दो, ये तो प्रियोरिटी आपको देखने के लिए मैंने बताया था, समझने के लिए बताया था। या तो यहाँ पे कम कर दो, मैंने कम कर दिया, ये ऐसा आया। टेक्स्ट को हमें, टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर में करना है। तो टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? टेक्स्ट अलाइन, और हमने पास कर दिया सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, चलो तो ये सेंटर में आया। राउंडेड करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, है ना? बहुत सारे तरीके हैं। राउंडेड हमने कर लिया 10 पिक्सल, आप वैल्यू घटा बढ़ा सकते हो। मैंने 50 पिक्सल कर दिया, देखो कुछ ऐसा आने लगा। ठीक है, मैंने कर दिया 50 पिक्सल, तो कुछ इस टाइप का आने लगा। आप अलग अलग वैल्यू भी दे सकते हो। मैंने इसको कमेंट करना है, दूसरा दूसरा तरीका देखना है। मैंने स्लैश एस्टिक एस्टिक स्लैश CSS में कमेंट कर दिया। ठीक है, स्लैश एस्टिक एस्टिक स्लैश। क्या करना है, हमने एक बार में वैल्यू आप अधिक
कम कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। हमने कर लिया बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस में मैंने अलग अलग वैल्यू दे सकता हूं। मैंने रन कराया। हाँ, तो देखिए, रन कराया, कुछ ऐसा आ रहा है। मुझे क्या करना है, इसमें फर्स्ट कॉर्नर को राउंडेड करना है। ये पहला कॉर्नर जो है, फर्स्ट कॉर्नर को राउंडेड करना है, रन कराया। और ये फर्स्ट कॉर्नर को राउंड करना है, सेकेंड कॉर्नर को नहीं करना है, थर्ड कॉर्नर को राउंड करना है, फोर्थ कॉर्नर को नहीं नहीं करना है। तो ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो अलग अलग वैल्यू। मैंने कर लिया बॉर्डर हाइफन रेडियस। बॉर्डर रेडियस मैंने कर दिया 0 पिक्सल, यानी कि 0 पिक्सल का मतलब पहला कॉर्नर, जो फर्स्ट लैपटॉप वाला कॉर्नर है उसकी वैल्यू है, पहला कॉर्नर। हमने सेकेंड कॉर्नर 50 पिक्सल कर दिया। ये पिक्सल जो ये थिकनेस है, ये विड्थ है, आप इसको बढ़ा घटा सकते हो, जितना आप वैल्यू पास करोगे उतना ये राउंडेड होगा। तो पहली वैल्यू को मैंने 0 पिक्सल दिया, सेकेंड वैल्यू को 50 पिक्सल दिया, थर्ड वैल्यू को 0 पिक्सल दिया, एंड फोर्थ वैल्यू को 0 पिक्सल दिया। तो कुछ इस टाइप का आपका बॉर्डर रेडियस होके आएगा। ठीक है, तो देखो, रन कराया और ये ऐसा आया। टेक्स्ट को सेंटर में करना है, टेक्स्ट को सेंटर में करना है। तो देखो, ये बॉर्डर रेडियस मैंने एक बार लिखा हुआ है तो इसलिए हट गया। टेक्स्ट को सेंटर में करना है तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर ऐसे भी कर सकते हो। इसको भी मैंने क्या कर दिया, कमेंट के अंदर कर दिया। और तरीका यूज करना है, मैंने कर लिया बॉर्डर, बॉर्डर एंड रेडियस। बॉर्डर रेडियस कर लिया। हमने करना है पहला वाला कॉर्नर कट करना है। तो पहला वाला कॉर्नर मान लो हमें 20 पिक्सल ही कट करना है या 30 पिक्सल करना है, तो हमने 30 पिक्सल फर्स्ट कॉर्नर, 30 पिक्सल सेकेंड कॉर्नर, 0 पिक्सल थर्ड कॉर्नर एंड 0 पिक्सल फोर्थ कॉर्नर। तो जैसे आप वैल्यू डिफाइन करोगे उसके अकॉर्डिंगली कटेगा। ये वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। देखो, तो 30 पिक्सल फर्स्ट कॉर्नर, 30 पिक्सल सेकेंड कॉर्नर, 0 पिक्सल थर्ड कॉर्नर एंड 0 पिक्सल फोर्थ कॉर्नर। तो ये आपका क्या है, ये है आपका बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी। ठीक है, वैसे ही मुझे क्या करना है, फॉन्ट साइज देखना है। फॉन्ट साइज बताया था ना कि साइज आप वैल्यू डिफाइन कर सकते हो कि टेक्स्ट का साइज बढ़ाना है। तो फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी होती है, फॉन्ट साइज। और फॉन्ट साइज में आप क्या कर सकते हो, वैल्यू पास कर सकते हो। मैंने दे दिया फॉन्ट साइज इसका, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज जो होता है 16 पिक्सल होता है। किसका, नॉर्मल पैराग्राफ नॉर्मल टेक्स्ट का। तो हमने क्या करना है, फॉन्ट साइज बढ़ाना है। मैंने करना है मान लो 50 पिक्सल, तो 50 पिक्सल फॉन्ट साइज दे दिया। टेक्स्ट का साइज 50 पिक्सल दे दिया, कुछ ऐसा आया। ठीक है, शैडो वगैरह भी इसमें होते हैं। शैडो वगैरह टेक्स्ट पे शैडो लगा सकते हो, बॉक्स पे शैडो लगा सकते हो। ये सारी चीजें हमने वीडियो में बताई हैं। अभी हम लोग सिलेबस की चीजें कवर कर रहे हैं। हमें फॉन्ट फैमिली देखना है। तो फॉन्ट फैमिली का काम क्या होता है। फॉन्ट फैमिली आपको पता है, मैंने बताया था फॉन्ट टैग, और फॉन्ट के अंदर फेस एट्रीब्यूट बताया था, याद है। फॉन्ट के अंदर फेस एट्रीब्यूट मैंने बताया था, बोलो। फॉन्ट के अंदर फेस एट्रीब्यूट बताया था, याद है। बोली भाई। फेस का यूज क्यों करते थे, फेस का यूज करते हैं टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करने के लिए, कि टेक्स्ट का स्टाइल क्या होगा। जैसे हमारा कैलिबरी है, एरियल है, मोनोटाइप कॉर्सिवा है, इम्पैक्ट है। जैसे मैंने कर दिया इम्पैक्ट फॉन्ट। बहुत सारे फॉन्ट होते हैं, कहाँ मिलेंगे, एमएस वर्ड से, नोट पैड से, कहीं से कॉपी कर सकते हो। जैसे इतना आपको फॉन्ट फैमिली याद नहीं रहेगा, तो आप कहीं से कुछ भी दो चार नाम याद कर लो, या तो आप अगर प्रैक्टिकल कर रहे हो तो कहीं से आप फॉन्ट फैमिली कॉपी करके ला सकते हो। हमने लिख दिया फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली का मतलब ये है, देखो इसका लिखने का स्टाइल चेंज हो जाएगा। देखना, ये ऐसा लिख के आ रहा है और मैंने क्या किया, पेज को रिफ्रेश करने जा रहा हूँ, और देखो ये इसका स्टाइल ऐसा हो, दिख रहा है ना। मैंने और भी ऐसे बहुत सारे फॉन्ट फैमिली होते हैं
जैसे मैंने कर लिया मोनोटाइप कोर्सिवा, मोनोटाइप कोर्सिवा, मोनोटाइप कोर्सिवा, देखो कुछ इस टाइप का फॉन्ट फैमिली आ गई। ये सारे फॉन्ट कहाँ मिलेंगे? तो मैंने बताया था कि वर्ड से जाओ, नोट पैड से कहीं से कॉपी करके ला सकते हो आप। जैसे मैंने यहाँ से MS वर्ड ओपन किया और यहाँ से फॉन्ट स्टाइल बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे जहाँ से फॉन्ट फैमिली मिल जाएंगे। जो भी स्टाइल आपको यूज करना है यहाँ पे, यहाँ से कॉपी करिए और कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दीजिए, वही फॉन्ट फैमिली के अंदर वो स्टाइल आ जाएगा। तो ये है आपका फॉन्ट फैमिली। ठीक है, तो लिखने का आपको स्टाइल चेंज करना है तो उसके लिए फॉन्ट फैमिली का यूज करते हो। ठीक है, हमें अब क्या करना है कि बैकग्राउंड में इमेज लगाना है। और बैकग्राउंड में इमेज लगाने से पहले चलो और भी कुछ चीजें देख लेते हैं। जैसे CSS में, HTML में कुछ चीजें हम लोग के रह गए थे। जैसे टेबल अभी आपको पढ़ना है, एंकर टैग देखना है। एंकर टैग का यूज क्यों करते हो? अभी CSS में हम लोग फिर से आएंगे। डिवीजन और स्पैन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिवीजन और स्पैन टैग, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। तो इससे पहले आते हैं एंकर टैग को हम लोग देख लेते हैं। एंकर टैग का यूज क्यों करते हो? मैंने बताया था कि HTML का फुल नेम जो होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। हाइपरटेक्स्ट क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट का मतलब होता है लिंकेबल टेक्स्ट, क्लिकेबल टेक्स्ट, यानी कि एक टेक्स्ट दूसरे किसी पेज को अटैच किया हुआ है तो उसको बोलते हैं हाइपर लिंक टेक्स्ट। यानी कि जब भी आप मेन्यू वेबसाइट पे जाते हो तो हम मेन्यू पे क्लिक करते हैं। मेन्यू हमने बनाया है और मेन्यू पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमारा टेक्स्ट जो है हाइपर टेक्स्ट है, हाइपर लिंक टेक्स्ट है। यानी कि ये हमारा जो टेक्स्ट है ये लिंकेबल है, क्लिकेबल है, इस पे क्लिक करने पे कोई हमारा पेज ओपन हो रहा है, तो ये हमारा हाइपर टेक्स्ट है। और हाइपर टेक्स्ट बनाने के लिए, टेक्स्ट को हाइपर टेक्स्ट बनाने के लिए एंकर टैग का यूज करते हैं। ये हमारा टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट नहीं है, ये जो टेक्स्ट है ये हमारा प्लेन टेक्स्ट है। इस पे क्लिक करने पे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो ये हमारा प्लेन टेक्स्ट है। और यही हाइपर टेक्स्ट हमें करना है, टेक्स्ट को हाइपर लिंक बनाना है, तो आप उसके लिए एंकर टैग, ए टैग का यूज करते हो। अगर मैं बात करूं सिंपली, देखो एक हमने पेज बनाया, सिंपली मैंने पेज बनाया और इस पेज में HTML, हेड सेक्शन, बॉडी सेक्शन, बॉडी की क्लोजिंग सेव कर लेते हैं और उसके बाद demo26.html कर लिया, demo26.html। चलो क्या करना है कि हमने सिंपली यहाँ पे एक लिख दिया, एंकर टैग बना लिया, या कुछ भी मैंने लिख दिया बैक। और बैक, हमने टेक्स्ट लिख दिया है। और करना क्या है कि ये पेज मैं रन करा रहा हूं तो मुझे क्या करना है कि बैक, यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट आ रहा है इस पे क्लिक करने पे हम किसी दूसरे पेज पे पहुंच जाए, हमारा दूसरा पेज ओपन हो जाए। जैसे आपका यहाँ पे वेबसाइट है और इस पे होम पे क्लिक करने पे होम का एक हमारा वेब पेज ओपन हो जा रहा है। अबाउट अस एक पेज है, अबाउट अस पे क्लिक करने पे हमारा अबाउट अस का पेज आ जा रहा है। ऐसा करना है। कोर्सेज पे क्लिक करने पे कोर्सेज का हमारा पेज आ जा रहा है। प्लेसमेंट पे क्लिक करने पे प्लेसमेंट का हमारा पेज आ जा रहा है। ऐसे आप भी चाहते हो कि टेक्स्ट को हाइपर टेक्स्ट बनाना, हाइपर लिंक बनाना। क्या कह रहे हो सर? मार्क्यू टैग से टेक्स्ट रन करता है? हाँ, मार्क्यू टैग से टेक्स्ट रन करने का मतलब मूव करेगा। मार्क्यू टैग भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मार्क्यू टैग आपके सिलेबस में है क्या? मार्क्यू टैग है ना। मार्क्यू टैग का आपको वीडियो देखना है तो यूट्यूब पे हमारा है, बहुत सारे उसमें एट्रीब्यूट होते हैं, मैंने पढ़ाए हैं, बताए हैं। तो आपके सिलेबस में मार्क्यू टैग है क्या? नहीं है ना। ठीक है, चैप्टर में नहीं है। बाकी मार्क्यू टैग का हमारा वीडियो बहुत डिटेल में है, उसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं, कैसे यूज करते हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं, उस एट्रीब्यूट के वैल्यू कौन कौन से, सारा कुछ मैंने बताया है, पढ़ाया है। चलो आते हैं। तो हमें करना क्या है कि मैं बैक पेज, ये बैक पे क्लिक करने पे हमारा रिक्वायरमेंट इतना सा है कि बैक पे क्लिक करने पे, क्लिक कर रहा हूं मैं, हम चाहते हैं इस पे क्लिक करने पे अभी हमारा करंट पेज कौन सा ओपन है? demo26.html ओपन है। हम चाहते हैं
कि इस पे क्लिक करने पे कोई दूसरा पेज ओपन करना। हम चाहते हैं मान लो कि demo25.html ओपन करना है, हम चाहते हैं demo24, क्या कोई भी पेज मुझे ओपन करना है इस टेक्स्ट पे क्लिक करने पे। टेक्स्ट को हमें बनाना है हाइपर टेक्स्ट, हाइपर लिंक टेक्स्ट बनाना है ना, इसको बनाना है हाइपर लिंक टेक्स्ट, हाइपर लिंक टेक्स्ट बनाना है। तो हाइपर लिंक टेक्स्ट बनाने के लिए आप एंकर टैग, ए टैग का यूज करते हो। क्या यूज करते हो? ए टैग का। और इसको बोलते हैं क्या? एंकर टैग बोलते हैं। ए स्टैंड्स फॉर एंकर टैग, एंकर टैग, इसको एंकर टैग बोलते हैं। ठीक है, क्यों यूज करते हो? टेक्स्ट को हाई, किसी भी आइटम्स को हाइपर टेक्स्ट बनाने के लिए, हाइपर लिंक बनाने के लिए, ये टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट बनाने के लिए, इमेज को हाइपर लिंक करने के लिए, है ना। तो हाइपर लिंक बनाना है आप, तो आप यूज करते हो, इमेज को हाइपर लिंक बना सकते हो, टेक्स्ट को हाइपर लिंक बना सकते हो, किसी भी टैग को हाइपर लिंक बना सकते हो, किसी ऑडियो वीडियो को हाइपर लिंक बना सकते हो। ठीक है ना। तो हाइपर लिंक के लिए आप एंकर टैग का यूज करते हो। हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि हम चाहते हैं बैक लिखा है और बैक पे ही क्लिक करने पे हमारा कोई बैक वाला पेज ओपन हो जाए। तो इससे पहले आप क्या यूज करोगे? एंकर टैग। और एंकर टैग ए और ए की क्लोजिंग कर ली, ये कंटेनर टैग। एंकर टैग और एंकर की क्लोजिंग, कुछ नहीं होगा। एंकर टैग यूज करने से कुछ नहीं होने वाला है। हमें क्या करना है? एंकर टैग लिखने से कुछ नहीं होने वाला है। देखो अभी भी हमारा, हम क्लिक कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा है, कोई एक्शन परफॉर्म हुआ क्या? नहीं। तो हमें क्या करना है? हम चाहते हैं इस पे क्लिक करने पे हमें जो भी पेज ओपन करना है उसको यहाँ पे आपको यूआरएल यानी लोकेशन नेम एक्सटेंशन डिफाइन करना पड़ेगा। हमने क्या कर दिया? HREF। ठीक है, HREF रन करा लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं इसको, इस पे आते हैं, क्लोज कर लेते हैं। हैश पास करने से क्या होगा? देखो, एक HREF हाइपर रेफरेंस, और यहाँ पे मैंने हैश पास कर दिया। ठीक है, क्लिक किया, क्लिक करने पे हैश पास करने से ये क्या करता है? करंट पेज को कॉल करता है। जो हमारा करंट पेज होता है अभी, उसी को कॉल करता है। अभी करंट पेज हमारा कौन सा ओपन है? हमारा करंट पेज demo24.html ही ओपन है और उसी को कॉल कर देगा। लेकिन हमें क्या करना है? हमें किसी दूसरे पेज को कॉल करना है, हमें किसी दूसरे पेज को ओपन करना है। तो उसके लिए उसका लोकेशन नेम एक्सटेंशन पास करना पड़ेगा। ये बताओ कि हमारा पेज demo26.html, देखना, हमारा demo26.html भी इसी लोकेशन पे पड़ा हुआ है, IWT फोल्डर के अंदर। demo26.html पेज भी हमारा पड़ा हुआ है, demo26.html पेज भी पड़ा हुआ है, और क्या पड़ा हुआ है? demo25.html भी पड़ा हुआ है। हमें दोनों का लोकेशन सेम है। तो हमें इस वाले पेज को, किसी भी पेज को इसमें से ओपन करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? लोकेशन जब सेम है तो लोकेशन डिफाइन करना पड़ेगा। क्या हम चाहते हैं कि इसमें कोड करना और इस पे क्लिक करने पे हमें कोई पेज, HTML का पेज ओपन करना है, तो क्या लोकेशन डिफाइन करना पड़ेगा? हम चाहते हैं बैक पे क्लिक करने पे हमें ओपन करना है demo1520.html, तो ओपन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोकेशन सेम है। अगर मान लो कि यही हमारा demo20.html किसी फोल्डर के अंदर होता, मान लो कि हमारा demo20.html इमेजेस फोल्डर के अंदर होता, तो क्या करना पड़ता? हमारा हमारा HTML पेज यहाँ पे है और हमारा demo20.html इमेजेस फोल्डर के अंदर मान लो रखा हुआ है, तो लिंक करने के लिए क्या करना पड़ता? सभी लोग बताइए, बोलो भाई, बोलिए, क्या करते आप? देखो, तो आपको फोल्डर में एंटर करना पड़ता ना, बोलो। फोल्डर में एंटर करने के लिए क्या लिखते हैं आप? इमेजेस फोल्डर के अंदर अगर रखा है, मान लो हमारा पेज, हमारा ये HTML पेज, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई किया, images/25.html जो भी पेज ओपन करना है, तो लोकेशन पूरा डिफाइन करना पड़ता। तो अब देखो, demo20.html ये हमने किया है और रन कराया, तो हमारा पेज ओपन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। क्लिक किया, ओपन हो गया। ठीक है, हमारा ये पेज ओपन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या करना है कि ऐसे मल्टीपल लिंक्स बनाने हैं, आप लिंक कर लोगे, लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट ऐसा है कि चलो हमें
इन सारे पेज को एक नए टैब पे ओपन करना है। देखो अभी देख के मुझे बताओ कि कितने टैब ओपन हैं। अभी कितने टैब ओपन है? अभी तो एक ही टैब ओपन है ना, देखो अभी कितने टैब, एक ही टैब यहाँ पे ओपन है। हम चाहते हैं कि इस वाले पेज को, हम जो भी हमें पेज ओपन करना है, हम क्लिक करने पे, जब इस पे क्लिक करेंगे तो जहां पे हमारा डेमो 26 चल रहा था उसी लोकेशन पे हमारा जो पेज हमने लिंक किया वो ओपन हो जाएगा। हो रहा है ना? हम नए टैब पे ओपन करना चाहते हैं। या चलो ये तो हमें ठीक है, हमने टेक्स्ट लिख लिया, ऐसे जो भी पेजेस हमें, जो भी चीजों को हमें हाइपरलिंक बनाना होगा, आप एंकर टैग के अंदर रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें इमेज को हाइपर लिंक बनाना होगा तो आईएमजी टैग को इसके अंदर रख दोगे एंकर टैग के अंदर। अगर टेक्स्ट को बनाना है तो टेक्स्ट को रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि कोई वेबसाइट ओपन करना है। चलो ये तो आप जान गए कि हम अपना पेज बनाए हैं, उसको लिंक कराना है, हम उस पर क्लिक करने पे, किसी भी टेक्स्ट पे क्लिक करने पे वो पेज ओपन करना चाहते हैं, उसका लोकेशन नेम एक्सटेंशन डिफाइन कर दोगे, वो ओपन हो जाएगा। हम इसी मान लो कि इस वाले पेज पे डेमो हम किस पे कोड किए हैं, किस पे जा रहे हैं, demo20.html। हम demo20.html पे आ जाते हैं और यहाँ पे हमें क्या करना है कि नेक्स्ट पेज का ऑप्शन देना है। हम चाहते हैं इस पे क्लिक करें, एक और एंकर टैग बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या करना है कि नेक्स्ट पे क्लिक करना है, हमने इनका टैग कर लिया और यहाँ पे ऑप्शन देना है नेक्स्ट का। और हम चाहते हैं कि नेक्स्ट पे क्लिक करने पे फिर से हमारा वही पेज ओपन हो जाए, demo26.html ओपन हो जाए। हम यहाँ से demo26.html पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे उस पेज के अंदर बैक लिंक दिया हुआ है, इस पे क्लिक कर रहे हैं तो demo24.html ओपन हो जा रहा है। अब मैं जब demo24 या 20.html पे ओपन हो जा रहा है, यानी कि ये पेज ओपन हो जा रहा है, हम इस पे नेक्स्ट का एक ऑप्शन आ रहा है, जैसे देखो अब आएगा, हमने रन कराया और क्लिक किया, हमारा ये पेज ओपन हुआ, इस पे आ गए और यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, देखो नेक्स्ट का, ये दिख रहा है छोटा सा। हम चाहते हैं इस पे क्लिक करने पे अब फिर से हमारा demo26.html पेज ओपन हो जाए। क्या करना पड़ेगा? सिंपली क्या करना पड़ेगा बता दो? लोकेशन सेम है ना? लोकेशन सेम है कि नहीं? लोकेशन सेम है, देखो। अब हम कोड किस में कर रहे हैं, demo20.html के अंदर, और demo20.html यहीं पे है, और हमें कहाँ जाना है, यहाँ से कहाँ जाना है, demo26.html पे। हाँ बहुत बढ़िया, सबने सही रिप्लाई किया। क्या करोगे आप, यहाँ पे लिख दोगे, यहाँ पे लिख दोगे 20 के अंदर, अब यहाँ पे लिख देंगे demo26.html। जो भी पेज ओपन करना है आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब देखो क्या करना, ठीक है। हम इस पे आ गए, इसको रन कराया, नेक्स्ट पेज पे गए, यहाँ पे नेक्स्ट पे आए, यहाँ पे आ गए, फिर इस पे बैक पे क्लिक किया, यहाँ आ गए। तो ये था हमारा एंकर टैग। लेकिन एंकर टैग में बहुत सारी चीजें हैं। हमने अपना पेज बनाया, उसको ओपन कर ले रहे हैं। हम चाहते हैं कोई सर्वर साइट की वेबसाइट को ओपन करना, हम चाहते हैं क्लिक करने पे हमारी टेक्सटाइल की वेबसाइट ओपन हो जाए। हमने सोचा मान लो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि हम यहाँ पे लिखें, हमने लिखा है टेक फाइल, लिखा है टेक फाइल, लाइन को ब्रेक करना है br टैग, लाइन को ब्रेक करना है br टैग यूज कर लिया। ये पेजेस रख दीजिएगा, ये मीटिंग में गए थे तो वो भैया, ठीक है। हमने लिख दिया टेक फाइल, टेक फाइल लिखा, और हम चाहते हैं टेक फाइल पे क्लिक करने पे टेक फाइल की वेबसाइट ओपन करनी है बेसिकली, या टेक फाइल, और मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया सॉफ्टवेयर, टेक फाइल फॉर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर मैंने लिखा टेक फाइल फॉर सॉफ्टवेयर। लाइन को ब्रेक करना है br टैग यूज कर लिया। रिक्वायरमेंट क्या है, हमने फिर लिख दिया टेक फाइल फॉर ट्रेनिंग। हम चाहते हैं कि टेकपाइल फॉर सॉफ्टवेयर पे क्लिक करने पे टेकपाइल के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की वेबसाइट ओपन हो जाए, और टेकपाइल फॉर ट्रेनिंग पे क्लिक करें तो ट्रेनिंग की वेबसाइट ओपन हो जाए। अब ये बताओ कि टेकपाइल के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की वेबसाइट का यूआरएल क्या है, टेकपाइल.lko.in, ठीक है। ट्रेनिंग की वेबसाइट का यूआरएल क्या है, टेकपाइल.in। तो क्या वो आपने बना के रखा है कि पाथ सेट कर दोगे ओपन हो जाएगा? आपके सिस्टम में है क्या? आपके सिस्टम में वो रखा हुआ है क्या, टेकपाइल.in की वेबसाइट, टेकपाइल.lko.in की वेबसाइट? तो नहीं, कुछ नहीं करना।
जो भी वेबसाइट ओपन करना है उसका यूआरएल कॉपी करो, पेस्ट कर दो। हमने क्या करना, AHREF इक्वल, और जो भी वेबसाइट ओपन करनी है, हमें टेकपाइल के ट्रेनिंग की वेबसाइट, टेकपाइल के सॉफ्टवेयर की वेबसाइट ओपन करनी है, उसका यूआरएल क्या है, बस पेस्ट कर दो। तो टेकपाइल के यूआरएल, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की वेबसाइट, उसका यूआरएल क्या है, तो है https://टेकपाइल.lko.in, ऐसे कर लो। या आप क्या कर लो, आप यूआरएल वेबसाइट ओपन करके कॉपी करके पेस्ट कर लो। तो देखो हमने रन कराया, 20.html रन कराया मैंने, और देखो यहाँ पे नीचे आ रहा है टेकपाइल फॉर सॉफ्टवेयर, इस पे क्लिक किया देखना, और टेकपाइल के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की वेबसाइट ओपन होगी। नेट कनेक्ट होना चाहिए तभी वेबसाइट ओपन होगी। हम टेकपाइल के ट्रेनिंग की वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं, तो फिर से क्या करना पड़ेगा, AHREF, और इसके अंदर उसका यूआरएल कॉपी करके पेस्ट कर दो, या यूआरएल पता है तो लिख लो। जैसे टेकपाइल के वेबसाइट का यूआरएल क्या है, टेकपाइल.in, तो हमने कर लिया, या तो ऐसे कर लो, या तो वेबसाइट ओपन करके यूआरएल कॉपी करके पेस्ट कर दो। जो भी वेबसाइट आपको ओपन करनी है, मैंने टेकपाइल की वेबसाइट ओपन करनी है, तो मैंने क्या किया, कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो बात एक ही है। हम चाहते हैं फेसबुक की वेबसाइट, हम यहाँ पे लिख लें फेसबुक, और इस पे क्लिक, चलो ऊपर भी लिंक दे देते हैं। हमने लिख दिया फेसबुक, हमने लिख दिया ट्विटर, हमने लिख दिया यूट्यूब। कोई भी वेबसाइट, आपको अमेजन की वेबसाइट ओपन करनी है, आपको फ्लिपकार्ट की वेबसाइट ओपन करनी है, सिंपल क्लिक करने पे उसके यूआरएल को पेस्ट कर दीजिए, वेबसाइट ओपन हो जाएगा, है ना। तो हमें फेसबुक की वेबसाइट ओपन करनी है, तो मैंने कर लिया फेसबुक, या ट्विटर या कुछ भी। तो जो भी अमेजन की वेबसाइट ओपन करनी है, तो हमने लिख दिया अमेजन। अमेजन की वेबसाइट ओपन करनी है, तो अमेजोन की वेबसाइट ओपन करनी है, तो क्या करना है, आप बस क्लिक करने पे वेबसाइट ओपन करना है, एंकर टैग यूज कर लीजिए, HREF, और यहाँ पे यूआरएल पेस्ट कर दीजिए। उसका यूआरएल क्या है, लेकिन अब हमें नए टाइप पे ओपन करना है। देखो जैसे अमेजन की वेबसाइट ओपन करनी है, तो आपको यूआरएल पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये यूआरएल है, यही यूआरएल है, मान लो हमने कॉपी कर लिया, या amazon.in, ये यूआरएल कॉपी कर लिया और पेस्ट कर दिया। तो अमेजन पे क्लिक करने पे अमेजन की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, लेकिन करना क्या है, करना कुछ ऐसा है, देखो क्लिक करने पे अब अमेजन की वेबसाइट ओपन हो गई, ठीक है ना। तो ये तो ओपन हो रहा है, लेकिन मुझे क्या करना है कि हमें ये हमारे करंट पेज में ओपन हो रहा है, करंट टैब में ओपन हो रहा है। हम न्यू टैब पे चाहते हैं, मान लो अपने वेबसाइट आपने बनाया, जैसे मैं एग्जांपल में दिखाऊं कि टेकपाइल की वेबसाइट है, टेकपाइल की वेबसाइट है। अब इसमें देख के आप काउंट कर लो पहले कितने टैब्स ओपन है, कितने टैब्स ओपन है। तो आपके टैब ओपन है एक ही, देखो एक ही टैब तो दिख रहा है, लेकिन ध्यान देना थोड़ा सा, ये हमारा एक ही टैब ओपन है। यहाँ पे मेन्यू में हम जो भी चीजें ओपन कर रहे हैं उसी टैब में ओपन हो रहा है। हम अबाउट अस पे क्लिक कर रहे हैं, उसी टैब पे ओपन हो रहा है। हम कोर्सेज पे क्लिक कर रहे हैं, हमारा उसी टैब पे पेज ओपन हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी, प्रॉब्लम नहीं है वो। देखो बेसिकली मुझे क्या करना है, हमने फेसबुक का पेज का लिंक दिया है, देखो अभी भी एक ही टैब ओपन है ना, अभी भी आपका एक ही टैब ओपन है। लेकिन मुझे क्या करना है, हम यहाँ पे फेसबुक का लिंक दिए हैं, फेसबुक का आइकन है, इस पे क्लिक किया, आप देखना एक टैब ओपन है, दूसरा टैब में, ये दूसरे टैब में ओपन हो रहा है। हमने क्लिक किया ट्विटर, ये तीसरे टैब में, अलग से टैब में ओपन हो रहा है ना। देखो हमने इस पे ट्विटर पे, हमने इंस्टा पे क्लिक किया, तो अलग से नए टैब पे ओपन हो रहा है। तो ये सारा कुछ हम चाहते हैं कि हमारा करंट पेज पे ओपन ना हो, हमारा जो लिंक है नए टैब पे ओपन हो रहा है, जैसे इसमें वैसे ही करना है। जैसे अभी देखो अमेजन की वेबसाइट हमने क्लिक किया था, तो हमारा करंट टैब पे ओपन हो रहा है ना। क्लिक किया, देखो जहां पे डेमो 20.html चल रहा है, वहां पे आपका अमेजन की वेबसाइट चलने लगी।
ये मुझे नहीं चाहिए। हम चाहते हैं हमारा भी वेबसाइट ओपन रहे और जो लिंक है वो नए टैब पे, नए विंडो पे, नए टैब पे ओपन हो। तो उसके लिए टारगेट एट्रीब्यूट होता है। एंकर टैग के अंदर टारगेट एट्रीब्यूट होता है, लिखोगे टारगेट। और बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो इसकी होती है अंडर स्कोर सेल्फ होता है। अंडर स्कोर सेल्फ से क्या होता है कि ये सेल्फ यानी कि करेंट टाइप पे ओपन करता है। इसको लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, देखो अभी वैसा ही काम करेगा जैसा पहले काम कर रहा था। तो टारगेट एट्रीब्यूट होता है। और ठीक है, टारगेट एट्रीब्यूट होता है। तो इस पे क्लिक किया, आप देखो सेल्फ वाले पे यानी कि करंट टैब पे ही ओपन हो रहा है। ये हमें नए टैब पे ओपन करना है। तो नए टैब पे ओपन करने के लिए इसको चेंज करके, इसकी ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है, इसको चेंज करके, चलो इसमें हमने सेल्फ ही रहने दिया। हम चाहते हैं कि इस वाले पे हमें, जैसे नीचे लिंक दिया ना यहाँ पे, हम चाहते हैं टेकपाइल फॉर ट्रेनिंग इसको नए टैब पे ओपन करना। तो उसके लिए टारगेट इक्वल अंडर स्कोर ब्लैंक पास करना पड़ेगा। अंडर स्कोर रहेगा, इसको बोलते हैं अंडर स्कोर, हाइफन नहीं है। तो अंडर स्कोर यानी कि बिल्कुल नीचे से स्टार्ट होगा, बीच से नहीं। अंडर स्कोर, और इसको लिखना पड़ेगा ब्लैंक। ब्लैंक टैब पे, नए टैब पे ओपन करना चाहते हो तो वैल्यू पास करना पड़ेगा टारगेट इक्वल अंडर स्कोर ब्लैंक। ठीक है, रन कराया, देखो। ठीक, अब देखो इसको, ये सेल्फ वाले पे ये इसका वैल्यू क्या था, सेल्फ था। और नीचे देखो इसका, ये हमने कर लिया, देखो ये ब्लैंक नए टैब पे ओपन हुआ। ये हमारा, जब भी हम क्लिक करेंगे तो सेल्फ वाले पे करंट टैब पे ओपन नहीं होगा, ब्लैंक टैब पे ओपन हो रहा है। क्या इस पे क्लिक करने पे ब्लैंक टैब पे ओपन होगा क्या, बताओ मुझे। टेकपाइल फॉर ट्रेनिंग पे क्लिक करने पे क्या ये नए टैब पे ओपन होगा, नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है अंडर स्कोर सेल्फ। अगर नहीं भी डिफाइन करते हो तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है अंडर स्कोर सेल्फ, और ये करंट टैब पे ही ओपन करेगा। हम चाहते हैं नए टैब पे ओपन करना, तो उसके लिए वैल्यू पास करोगे टारगेट अंडर स्कोर, टारगेट इक्वल अंडर स्कोर ब्लैंक पास करोगे। ठीक है, सॉरी इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें तो ऑलरेडी पास है, इसमें। ठीक है, टारगेट इक्वल अंडर स्कोर ब्लैंक, रन कराया, और ये कुछ ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये भी नए टैब पे ओपन होगा। हमें फोर मोबाइल नंबर को हाइपर लिंक करने के लिए क्या करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर को हाइपर लिंक करना चाहते हैं, कहने का मतलब ये है कि कोई भी यूजर, कोई भी कस्टमर, कोई भी स्टूडेंट हमसे कांटेक्ट अगर करना चाहता है, हमसे कांटेक्ट करना चाहता है, हमें कॉल करना चाहता है, तो उसके पास एक ऑप्शन है कि उसके पास अगर कांटेक्ट नंबर नहीं है तो वेबसाइट पे जाए और यहाँ से देखो, समझना, यहाँ से वेबसाइट पे हमारे नंबर देखे देखे और क्या करे, एक एक करके टाइप करे। ओके ना। एक ऑप्शन ये है कि वेबसाइट से नंबर एक एक बार लिखे और एक एक नंबर को हमारे अपने मोबाइल में टाइप करे, फिर देन कॉल करे। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि मोबाइल नंबर को हाइपरलिंक भी बना सकते हो। अगर आप मोबाइल आपके पास है तो आप वेबसाइट ओपन करेंगे और साइड में यहाँ पे नंबर दिख रहा है, इस पे केवल क्लिक करते ही आपको नंबर टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या तो साइड में यहाँ पे कॉलर्स का बटन है, अगर ट्राई कर लेना, तो वैसा कुछ करना चाहते हैं कि वेबसाइट ओपन किए हो और वेबसाइट ओपन करने के बाद आप नंबर देख देख के लिखना नहीं चाहते हो, आपको कॉल करना है, तो आप केवल यहाँ पे लिंक दिया गया है, केवल कॉलर्स बटन पे क्लिक करो, नंबर आपके फोन में ऑटोमेटिक सेलेक्ट होके आ जाए, मुझे टाइप करने की जरूरत ना पड़े। या यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर जो लिखा गया इस पे केवल क्लिक करो और आपके मोबाइल में वो नंबर सेलेक्ट होके आ जाए, मुझे कॉल ना करना, मतलब टाइप ना करना पड़े। तो वैसा चाहते हो तो मोबाइल को हाइपर लिंक करने के लिए, मोबाइल को हाइपर लिंक करने के लिए आप क्या यूज करते हो, जैसे हमने कर लिया कॉल अस, हमने लिख दिया कॉल अस, लाइन को ब्रेक करना है, BR, कॉल अस लिख दिया, कॉल अस। ठीक है, या नंबर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मोबाइल नंबर को हाइपर लिंक करने के लिए आप यूज कर AHREF। ठीक है, मोबाइल नंबर को हाइपर लिंक करने के लिए, मोबाइल नंबर को हाइपर लिंक करने के लिए आप लिखते हो TEL, टेलीफोन, TEL कॉलन, TEL कॉलन, और उसके बाद कंट्री कोड +91।
उसके बाद जिस नंबर पे कॉल कराना चाहते हो वो नंबर, यानी कि मोबाइल नंबर को हाइपर लिंक करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो। अब इससे करने से क्या होगा कि जो भी आप कस्टमर होगा केवल कॉलर बटन पे क्लिक करेगा तो उसके बैकएंड में जो नंबर दिया वो मोबाइल में ऑटोमेटिक सेलेक्ट होके आ जाएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ही मेल के केस में भी होता है कि मेल को हाइपर लिंक करने के लिए भी आप मेल टू का यूज करते हो, है ना। जैसे टीईएल कॉलन, वैसे मोबाइल मेल के लिए ईमेल आईडी को हाइपर लिंक करना है। जैसे हमने लिख दिया मेल अस, मेल अस, मेल अस कर दिया, कहने का मतलब ये है कि हम चाहते हैं हमें कोई मेल करना है। मेल करना है तो कस्टमर आए क्या करे, हमारे वेबसाइट से मेल देखे और अपने मेल बॉक्स में किसको सेंड करना है वो मेल टाइप करे। या हम चाहते हैं कि मेल पे क्लिक करते ही वो मेल बॉक्स में हमारा ऑटोमेटिक वो मेल आईडी सेलेक्ट होके आ जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे मैं कॉलस पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो तो कॉलस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो कुछ ऐसा आपको ऑपरेटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा। अगर फोन में आप यूज कर रहे होगे तो आप देखोगे मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक सेलेक्ट होके आ जाएगा। तो वैसे ही मेल आईडी को भी आपको हाइपर लिंक करना है, जैसे टीईएल कॉलन है वैसे ही मेल टू का ऑप्शन होता है। क्या होता है, मेल टू, मेल टू कॉलन, और किस मेल आईडी पे आपको मेल कराना है। जैसे मैंने कर दिया टेकफाइल LKO, तो जो भी नंबर आप टेकफाइल LKO@gmail.com कर दिया, तो जैसे ही यूजर कस्टमर आएगा मेलस पे क्लिक करेगा तो ये मेल आईडी पे, ये मेल आईडी हमारा ऑटोमेटिक उसके मेल बॉक्स में सेलेक्ट होके आ जाएगा। उसको केवल टाइटल और मैसेज टाइप करना होगा, मेल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेल हमें इस मेल पे हमें मेल सेंड करना है। ठीक है ना। कोई भी मुझे किसी भी यूजर को मेल करना है तो केवल उस पर क्लिक करेगा, मेल बॉक्स हमारी ईमेल आईडी उसके मेल बॉक्स में सेलेक्ट होके आ जाएगा, केवल अपना मैसेज और टाइटल लिखेगा और मुझे मेल सेंड कर सकता है। तो ये है आपका हाइपर लिंक टैग। एंकर टैग क्यों यूज करते हो, हाइपर लिंक करने के लिए। अच्छा ये देखो सेम प्रोसेस, आप जैसे टेक्स्ट को हाइपर लिंक किया है आपने, वैसे इमेज को भी हाइपर लिंक कर सकते हो। इमेज लगाने तो जानते हो ना, इमेज लगाने जानते हो। सेम मैं बात करूं कि हमें इमेज लगाना है, इमेज पे क्लिक करने पे ओपन करना है, तो हमने इमेज लगाना है, मान लो IMG SRC कोई भी टैग, कोई भी हमने इमेज लगा लिया, इमेज फेसबुक का, ट्विटर का, कोई भी इमेज लगा लिया, कोई भी हमने इमेज लगाया उसको हाइपर लिंक करना है। चलो हमने सेम लोकेशन पे कोई पिक्चर रखा हुआ है, रखा है क्या, टास्क 1, ये इमेज है, चलो यही इमेज है या कोई भी इमेज है, इमेज को भी जैसे आपने टेक्स्ट को हाइपर लिंक किया वैसे इमेज IMG टैग को एंकर टैग के अंदर रख लो, वो हाइपर लिंक हो जाएगा। तो सिंपली अगर मैं बात करूं नए पेज पे आ जाऊं, जैसे abc.png इमेजेस फोल्डर के अंदर रखा हुआ है, एक नया पेज ही बना ही लेते हैं। हमने एक नया पेज बनाया, हमने कर लिया HTML, इसकी क्लोजिंग, और उसके बाद हेड सेक्शन, हेड की क्लोजिंग, बॉडी सेक्शन, बॉडी की क्लोजिंग, सेव कर लिया, demo27.html। हम जैसे टेक्स्ट को हाइपर लिंक किए हैं वैसे इमेज को भी हाइपर लिंक कर सकते हैं। हमने कर लिया इमेजेस फोल्डर के अंदर, इमेजेस फोल्डर के अंदर abc.png इमेज रखी गई है, हाइट बहुत ज्यादा बड़ा है तो कम कर लेंगे। देखो हम चाहते हैं इस इमेज पे क्लिक करने पे, अभी इमेजेस कहाँ रखा है, इसको कहीं और सेव कर लिया क्या मैं, ठीक है इमेजेस, अच्छा ABC, तो एक इमेज आया, इमेज का साइज बहुत बड़ा है, इमेज का साइज बहुत बड़ा है, कम करना है तो CSS से भी कम कर सकते हो, या तो यहाँ पे हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट भी होता है। तो हाइट इक्वल कर लिया मैंने 100 पिक्सल, ठीक है, हाइट के अकॉर्डिंग विड्थ भी अप्लाई हो जाएगा। करना क्या है, करना कुछ ऐसा है, देखो हम इस वाले इमेज पे क्लिक करने पे हमें कोई पेज ओपन करना है या वेबसाइट ओपन करना है तो सेम वही तरीका फॉलो करोगे। हम जैसे टेक्स्ट को एंकर टैग के अंदर रखते थे वैसे इमेज को एंकर टैग के अंदर रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी क्लोजिंग यहाँ पे कर ली और एंकर टैग की क्लोजिंग यहाँ पे कर ली। और क्या करना पड़ेगा, जो कुछ भी आपको पेज ओपन करना है, मान लो हमें इस पे क्लिक करने पे demo26.html वाला ही पेज ओपन करना है, तो सेम लोकेशन पे रखा है ना, तो क्या लिख दोगे, demo26.html, ये कर सकते हो। तो इमेज पे क्लिक करने पे हमारा demo26.html पेज ओपन हो जाएगा, हुआ ना। या हम चाहते हैं कि हमारा कोई वेबसाइट ओपन हो जाए, हमारा
कोई भी वेबसाइट, अमेजन की ही वेबसाइट ओपन हो जाए तो उसका यूआरएल पेस्ट कर दो। जैसे टेकपाइल की ही वेबसाइट ओपन करनी है तो https://www, या डायरेक्ट लिख सकते हो techpile.in या techpilelko.in। इसको हमें नए टैब पे ओपन करना है तो क्या करना पड़ेगा, नए टैब पे ओपन करना है, देखो अभी करंट टैब पे ओपन होगा ये, और नए टैब पे ओपन करना है तो क्या करना पड़ेगा, टारगेट इक्वल अंडरस्कोर ब्लैंक करोगे, क्या इमेज के अंदर करोगे कि एंकर टैग के अंदर, तो इमेज का नहीं, एंकर टैग का एट्रीब्यूट हो रहा है, होता है टारगेट, और यहाँ पे पास कर लिया अंडरस्कोर ब्लैंक, अंडरस्कोर ब्लैंक कर दिया, अंडरस्कोर ब्लैंक। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो भी यूआरएल है वो क्या होगा, नए टैब पे ओपन होगा। देखो एक ही टैब ओपन है और क्लिक किया, ये हमारा नए टैब पे ओपन। तो ये था आपका एंकर टैग, समझ आया सबको? बोलो भाई। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना? कल क्लासेस ये मॉर्निंग में रख दूं क्या मैं, 10 बजे से रख दूं क्या, 10 या 12 बजे से, आप बताओ। एसएस लेना है, ठीक है एसएस ले लेना। अच्छा, इवनिंग मॉर्निंग, ठीक है, कल, यस सर 10 AM को सर एसएस लेना, कॉलेज टाइम रहता है, रख दीजिए सर, चलो ठीक है मैं देखता हूँ। हाँ, तो एसएस लेना है ले लो, 1 to 8, लाइन नंबर 1 to 8, ठीक है। इसका 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 फोटो लेना है ले लो, लाइन नंबर 1 to 10, एंड लास्ट 25, हाँ, लाइन नंबर 1 to 10, 20 एंड लास्ट, ठीक है। और ये बताया कितना। चलो तो फटाफट आप अटेंडेंस के लिए कॉलेज और वन सेंड कर दो, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना? बोलो भाई। सर अब कॉलेज नहीं जाना होता है तो ठीक है, मैं भी सोच रहा हूँ मॉर्निंग में क्लासेस रख दूँ। ओके, चल ठीक है, सबने सेंड कर दिया, सबने सेंड कर दिया, सबने सेंड कर दिया अटेंडेंस। ओके, चलो, चलो फिर आज की क्लास के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। हम्म, ठीक है। और तुम लोगों के एग्जाम भी कंप्लीट हो जाएं तो हम भी सेमिनार करने के लिए सबके कॉलेज आते हैं बहुत जल्दी, देखते हैं, ठीक है ना? ठीक है, यस सर, यस सर, हाँ जी दीपी वाराणसी आएंगे, सबके कॉलेज आएंगे, यस सर। ओके, चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।